तो दोस्तों क्या आपको पता है इस साल भारत देश में दो आम बजट पेश किए गए। ये जो बजट वर्ड है भारत के संविधान में नहीं मेंशन है। दोस्तों ओरिजिनल संविधान में बजट को एनुअल फिनांस स्टेटमेंट के नाम से आर्टिकल 112 से 117 के बीच में मेंशन किया गया है। तो दोस्तों बजट वर्ड का ओरिजिन फ्रेंच वर्ड बुजेट से हुआ है, जिसका मतलब होता है लिटिल बैग। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सरकार बजट क्यों पेश करती है, क्यों ये जरूरी है कि सरकार अपना बजट पेश करे। 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पार्लियामेंट में पेश किया। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि बजट पेश करने से पहले फिनांस मिनिस्टर को कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बजट पेश करने के साथ निर्मला सीतारमण ने अपने स्पीच में इस बजट का रोड मैप, इस बजट के मेन पिलर्स पे डिस्कशन की। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कौन से ऐसे फिनांस मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया। तो दोस्तों फिनांस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा कि ये जो बजट पेश हुआ इसका फोकस 4 जातियों पे है। तो दोस्तों ये बात आपको पता थी कि पिछले साल किसानों का बहुत आंदोलन चला था और सरकार के खिलाफ वो लोग खुश नहीं थे, वो लोग एमएसपी पे कानून चाह रहे थे। दोस्तों आपको याद होगा कि कोरोना वायरस के टाइम सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसकी चर्चा काफी हुई थी, पीएम गरीब अन्न योजना। इसके तहत कोरोना में गरीब को राशन दिया जा रहा था। तो इस बजट में बेरोजगारी पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 नई स्कीमें लॉन्च करने का फैसला लिया है, जिस पे टोटल 2 लाख करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो बजट पेश हुआ है इसकी मेन प्रायोरिटीज क्या क्या है। इस गठबंधन से जेडीयू और टीडीपी को बजट के थ्रू क्लियर फायदा मिलता दिख रहा है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे इस बजट में सरकार ने आम आदमी को क्या राहत दी है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो सस्ती हैं। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे कौन कौन सा ऐसा सामान है जो महंगी हुई है। तो दोस्तों इस बजट में गरीब, किसान और अपर क्लास के लिए तो बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए इतनी कोई राहत नहीं दी गई। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आम बजट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि 23 जुलाई को भारत देश में देश की फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा देश का आम बजट पेश किया गया। तो दोस्तों क्या आपको पता है इस साल भारत देश में दो आम बजट पेश किए गए। जी हाँ, आपने सही सुना, इस साल भारत देश में दो बजट पेश किए गए। एक फरवरी में पेश किया गया और एक 23 जुलाई को बजट पेश किया गया। जैसा कि आप सबको पता है इस साल लोकसभा का चुनाव के कारण फरवरी में एक टेम्पोररी आम बजट पेश किया गया था, जिसके बाद सरकार गठन के बाद 23 जुलाई को एक परमानेंट बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। दोस्तों क्या आपको ये बात पता है ये जो बजट वर्ड है भारत के संविधान में नहीं मेंशन है। दोस्तों ओरिजिनल संविधान में बजट को एनुअल फिनांस स्टेटमेंट के नाम से आर्टिकल 112 से 117 के बीच में मेंशन किया गया है। तो दोस्तों बजट वर्ड का ओरिजिन फ्रेंच वर्ड बुजेट से हुआ है, जिसका मतलब होता है लिटिल बैग। तो दोस्तों ये कहानी ऐसी है कि जब पहली बार फ्रांस में बजट पेश किया जा रहा था तो उसके डॉक्यूमेंट को एक छोटे से लेदर बैग में लाया गया था, तब से इसका नाम बजट पड़ गया। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आता होगा कि सरकार बजट क्यों पेश करती है, क्यों ये जरूरी है कि सरकार अपना बजट पेश करे। तो दोस्तों सरकार बजट इसलिए बनाती है और पेश करती है क्योंकि बिना बजट के सरकार 1 रुपया भी भारत के फंड से नहीं निकाल सकती। और दूसरा रीजन ये है कि सरकार के पास मनी और रिसोर्सेस लिमिटेड है और लोग काफी ज्यादा है, तो सरकार को एक बजट, एक रोड मैप बनाना पड़ता है जिसके थ्रू वो डिसाइड करती है कि कौन से सेक्टर पे कितना पैसा खर्चा करें, किस सेक्टर पे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, किस सेक्टर पे अभी कम पैसे की ज़रूरत है, कितना पैसा कहाँ खर्चा करना। तो ये बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसके बाद बजट बनता है और लोगों के सामने पेश होता है। तो 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पार्लियामेंट में पेश किया। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि बजट पेश करने से पहले फिनांस मिनिस्टर को कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बजट पेश करने से पहले फिनांस मिनिस्टर राष्ट्रपति से मिले एक प्रोटोकॉल के तहत, और राष्ट्रपति ने उन्हें शक्कर और दही खिलाया और उसके बाद फिनांस मिनिस्टर ने कैबिनेट मिनिस्ट्री से मंजूरी लेकर बजट पेश किया। बजट पेश करने के साथ निर्मला सीतारमण ने अपने स्पीच में इस बजट का रोड मैप, इस बजट के मेन पिलर्स पे डिस्कशन की। तो दोस्तों ये निर्मला सीतारमण का एज अ फिनांस मिनिस्टर उन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया और ये उनका सबसे छोटा बजट स्पीच था। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कौन से ऐसे फिनांस मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया। तो ये रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के नाम पे है, जिन्होंने टोटल 10 बार बजट पेश किया। अगर निर्मला सीतारमण अपना 5 साल का फिनांस मिनिस्टर का कार्यकाल पूरा कर लेती है तो वो ये मोरारजी देसाई वाला भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और वो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली फिनांस मिनिस्टर बन जाएगी। तो दोस्तों क्या आपको पता है ये बजट का डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग कहाँ होता है। तो बजट का डॉक्यूमेंट का प्रिंटिंग ओल्ड दिल्ली में मिंटो रोड में एक प्रिंटिंग प्रेस में होता है और ये काफ़ी सिक्योरिटी के साथ होता है। इसके ऑफिशियल्स सारे सिक्योर्ड रहते हैं और वहाँ पे एक विजिलेंस टीम, निगरानी टीम रहती है जो इस पे 24 घंटा निगरानी रखती है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आज तक बजट का डॉक्यूमेंट लीक नहीं हुआ है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं यूनियन बजट के कुछ की पॉइंट्स। तो दोस्तों फिनांस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा कि ये जो बजट पेश हुआ इसका फोकस 4 जातियों पे है, जिसमें से पहला है गरीब, दूसरे महिला,
तीसरा युवा और चौथा किसान। तो दोस्तों ये बात आपको पता थी कि पिछले साल किसानों का बहुत आंदोलन चला था और सरकार के खिलाफ वो लोग खुश नहीं थे, वो लोग एमएसपी पे कानून चाह रहे थे। तो सरकार ने अपने इस बजट में एमएसपी पे 50% मार्जिन की घोषणा की है। दोस्तों आपको याद होगा कि कोरोना वायरस के टाइम सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसकी चर्चा काफी हुई थी, पीएम गरीब अन्न योजना। इसके तहत कोरोना में गरीब को राशन दिया जा रहा था। अब सरकार ने इसका एक्सटेंशन किया है, इस योजना को सरकार ने 5 साल और बढ़ाने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको पता है कि लोकसभा इलेक्शन में विपक्ष ने बीजेपी को बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे काफी घेरा था और ये मुद्दा बीजेपी को काफी नुकसान दिया था। तो इस बजट में बेरोजगारी पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 नई स्कीमें लॉन्च करने का फैसला लिया है, जिसपे टोटल 2 लाख करोड़ खर्च करने का फैसला किया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो बजट पेश हुआ है इसकी मेन प्रायोरिटीज क्या क्या है। इस बजट में मेन प्रायोरिटीज दी गई है एग्रीकल्चर को, एम्प्लॉयमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री को, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और भी कुछ की पॉइंट्स है जो हाईलाइट्स है इस यूनियन बजट की। तो दोस्तों आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी और वो टीडीपी और जेडीयू के साथ मिलकर सरकार का फॉर्मेशन किया। इस गठबंधन से जेडीयू और टीडीपी को बजट के थ्रू क्लियर फायदा मिलता दिख रहा है। डायरेक्टली तो फायदा नहीं दे पा रही है सरकार, लेकिन इनडायरेक्टली इन दोनों पार्टियों के लिए काफी कुछ इस बजट में मेंशन्ड है। बिहार राज्य के लिए 26,000 करोड़ का ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया है फॉर हाईवे डेवलपमेंट। उसके बाद पूर्वोदय योजना में भी बिहार राज्य का नाम जोड़ा गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब तेलंगाना से आंध्र प्रदेश अलग हुआ था तो आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती को उसका कैपिटल बनाया गया था और उसको डेवलप करने का वादा किया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि टीडीपी जो वहाँ की सरकार बनाई है वो बीजेपी की एक मुख्य अलाइज है, उसे भी अमरावती को कैपिटल बनाने के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ का ग्रांट देने का वादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आने वाले साल में सेंट्रल गवर्नमेंट किस डिपार्टमेंट में या किस फील्ड में कितना पैसा खर्चा करेगी। ये कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है डिफेंस में। डिफेंस में टोटल 4,54,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। दूसरे नंबर पर है रूरल डेवलपमेंट। तीसरे नंबर पर सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करेगी एग्रीकल्चर में। चौथे नंबर पर सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करेगी होम अफेयर्स में। 5वें नंबर पर एजुकेशन पर सरकार 1,25,000 करोड़ अलॉट की है। छठे नंबर पर हेल्थ पे सरकार ने 89,000 करोड़ खर्चा करने का वादा किया है। तो दोस्तों भारत के टैक्सेशन सिस्टम में भी कुछ चेंजेस देखने को मिली है इस बजट में। तो दोस्तों पुराने ओल्ड स्लैब के मुताबिक 3 से 6 लाख इनकम करने वाले को 10% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 3 से 7 लाख कमाने वाले को 5% देना पड़ेगा। 6 से 9 लाख वाले को पुराने ओल्ड स्लैब में 10% देना पड़ता था, लेकिन न्यू स्लैब में 7 से 10 लाख वाले को 10% देना पड़ेगा। उसी तरह 9 से 12 लाख कमाने वाले को ओल्ड टैक्स स्लैब में 15% टैक्स देना पड़ता था और न्यू ओल्ड स्लैब में 10 से 12 लाख कमाने वाले को 15% देना पड़ेगा। उसी तरह 15 लाख से ज़्यादा कमाने वाले में कोई चेंजेस नहीं की है सरकार ने। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि इस बजट में सरकार ने आम आदमी को क्या राहत दी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सस्ती हैं। तो दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए 3 और दवाओं पे कस्टम छूट दी है सरकार ने। मोबाइल फ़ोन, चार्जर और उसकी एसेसरीज पे छूट दी है। एक्सरे ट्यूब पे छूट दी है। 25 अहम खनिजों पे छूट है। फिश प्रोडक्ट और फिश कल्टीवेशन पे छूट मिली है। सोना चांदी पे 6%, प्लैटिनम पे 6.4% ड्यूटी घटी है। प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा है। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे कौन कौन सा ऐसा सामान है जो महंगी हुई है। तो दोस्तों प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ये महंगे हुए हैं। पीवीसी पाइप्स हो गए, उन पे 10 से 25% इजाफा हुआ है। सिगरेट भी महंगी हुई है। तो दोस्तों इस बजट में गरीब, किसान और अपर क्लास के लिए तो बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास के लिए उतनी कोई राहत नहीं दी गई है। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव पॉलिटिकल वीडियो के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।